नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो चलिए, झारखंड जीके में हम लोग झारखंड की कला संस्कृति यानी कि झारखंड की आर्ट एंड कल्चर सेक्शन कवर कर रहे थे। और ये जो हमने आपको पहले भी कहा था कि वो इस तरह से नहीं कवर करेंगे, ना तो वहाँ पे आपको इफ होगा ना ही वहाँ बर्फ बट होगा। मतलब आपके माइंड में ये सवाल नहीं चल रहे होंगे कि अगर हम झारखंड की कला संस्कृति अगर यहाँ यूट्यूब पर आकर के ख़त्म कर रहे हैं तो क्या यहाँ से फिर मुझे झारखंड की कला संस्कृति को पढ़ना पड़ेगा। तो बिल्कुल इफ और बट की आपके पास सवाल नहीं पैदा होगी, ठीक है ना। कल हमने दो जनजाति कला संस्कृति में खत्म कर ली थी, आज हम लोग दो जनजाति और कवर कर लेंगे। इसके अलावे हमने एक किला हमने खत्म किया था, एक मंदिर हमने कवर किए थे, नृत्य कवर किया था हमने, लोक नाट्य खत्म किए थे और वाद्य यंत्र खत्म किया था, ठीक है। उसी प्रकार से आज भी हम लोग दो जनजाति, ये सारा सेक्शन एक एक करके हम लोग मेले त्योहार ये सारा कुछ आज भी हम लोग कवर करेंगे। तो आपको मैं बताऊं कि अगर देखिए पूरा फुल एक्सप्लेनेशन के साथ चीजें हैं, मतलब कहने का ये मतलब है कि अगर आपसे सवाल पूछा गया यहाँ पर हो जनजाति से रिलेटेड, तो अब ये हो जनजाति आपके झारखंड की आदिवासी की एक जनजाति है जिससे बहुत सारे आपके फैक्ट बनते हैं। तो वो सारा का सारा फैक्ट आप देख सकते हैं यहाँ मैंने रख दिया, और हर एक एक लाइन आपका सवाल बन सकता है और बना हुआ है और बनेगा भी। तो देखिए इस वे में आपको सारी एक्सप्लेनेशन रखी गई है। तो इससे पहले आप क्या करेंगे, देखिए ये आपका पहला वीडियो था, आप इसे जाकर के देखिएगा। झारखंड सचिवालय झारखंड जी के हवाबाजी नहीं, झारखंड की कला संस्कृति। इस थंबनेल से आपको मिलेगा, आपको 40 में 30 सही की गारंटी है। या फिर आप जेएसएससी सीजीएल का प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पर झारखंड की कला संस्कृति यानी कि आर्ट एंड कल्चर का आपको प्लेलिस्ट बना है, वहां पर भी आपको पहला ये वीडियो मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं वीडियो का दे दूंगा, ठीक है। इसके अलावा हमारा फुल लेंथ टेस्ट सीरीज चल रहा बहुत ही शानदार वे में। थोड़ी बहुत भी अगर मिस्टेक हो रही है, मैं आपको पर्सनली सुबह के 6 बजे तक भी मैं आपको कॉल कर करके आपको मैं क्लियर कर रहा हूँ कि आपने जो रिपोर्ट किया है क्वेश्चन वो आपने गलत सोचा है। एक स्टूडेंट ने लेंस को मिरर, मिरर को लेंस कवर कर लिया है, बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं आपको मैंने क्लियरिफाई। और साथ के साथ इसी वे में जिस प्रकार से आप वीडियो में देख रहे हैं, आप हमारे साथ इस एक्सप्लेनेशन के साथ टेस्ट सीरीज में जुड़िए, बहुत इंप्रूवमेंट फील होगा आपको, खास करके जीएस और जीके में। देखिए मैथ और रीजनिंग में टेस्ट सीरीज से तो आप कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते हैं, हाँ आप अपने कंसेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं। टॉपिक वाइज सिस्टमेटिक वे में इंपॉर्टेंट टॉपिक के सारे सवाल रखे गए, ठीक है भाई। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा एप्लीकेशन फोकस स्टडी विद अभी इसी नाम से आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप कोई भी सवाल हो आपके मन में तो आपको नंबर भी दिया हुआ है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। चलिए, पहला सवाल जो आपसे पूछा गया है क्या है कि जो हो जनजाति है आपकी, इसकी सर्वाधिक संकेंद्रण किस प्रमंडल में देखा जाता है, यानी कि इन विच डिवीजन इज अ मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ हो ट्राइब सीन। कहने का मतलब यह है कि जो आपकी हो जनजाति है, ठीक है ना, हो जनजाति का जो मैक्सिमम पॉपुलेशन झारखंड के किस भाग में देखने को मिलता है, यानी कि यहाँ आपसे पूछा गया है प्रमंडल, ठीक है। यानी यहाँ आपसे पूछा गया है डिवीजन के बारे में। तो आपको सभी को पता होना चाहिए टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितने होते हैं, अब उस डिवीजन के अंदर कितने डिस्ट्रिक्ट होते हैं और उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितने ब्लॉक्स होते हैं, कितने विधानसभा क्षेत्र होते हैं, और वहाँ का कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो टोटल आप सभी को पता है टोटल कितने प्रमंडल है। पहले मैं थोड़ा सा फैक्ट कर दूं क्लियर, क्योंकि देखिए ये जो मैंने अभी कहा प्रमंडल, ब्लॉक, जिला और यहाँ पे आपके कितने विधानसभा क्षेत्र है, इसकी मैं एक सेपरेट वीडियो रखूंगा कम से कम 30 मिनट की, जिसमें पूरा कवर होगा। तो मैं यहाँ पे फिर से आपको रिकॉल भी करा दूं, क्योंकि आपका बहुत कुछ लोगों स्टूडेंट का कवर भी होगा तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। देखिए टोटल 5 डिवीजन है। 5 डिवीजन में जो पहला डिवीजन आपका होगा उत्तरी छोटा नागपुर, यानी कि नॉर्थ छोटा नागपुर डिवीजन हो गया, जिसके तहत आपको कितने प्रमंडल, आपको कितने ब्लॉक यानी सॉरी कितने डिस्ट्रिक्ट यानी कि कितने जिले देखने को मिलेंगे, तो 7 जिले देखने को मिलेंगे, ठीक है। फिर सातों के सातों नाम याद होने चाहिए, जैसे कि एक हो गया हजारीबाग, दूसरा हो गया रामगढ़, तीसरा हो गया आपका कोडरमा, चौथा हो गया चतरा, पांचवा हो गया आपका धनबाद, छठा हो गया आपका बोकारो और सातवां हो गया आपका गिरिडीह, ठीक है। यानी कि जो पहला हमने प्रमंडल बोला उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, यानी कि नॉर्थ छोटा नागपुर प्रमंडल, जिसके अंदर 7 आपके क्या है डिस्ट्रिक्ट है। दूसरा जो डिवीजन है यानी कि दूसरा जो प्रमंडल है वो है आपका दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल, यानी कि साउथ छोटा नागपुर प्रमंडल, जिसके तहत टोटल 5 डिस्ट्रिक्ट आती है। और ये 5 डिस्ट्रिक्ट का नाम याद करना है आपको, रांची, दूसरा हो गया आपका खुंटी, तीसरा हो गया आपका गुमला, चौथा हो गया आपका सिमडेगा और पांचवा हो गया आपका लोहरदग्गा, ठीक है। तीसरा प्रमंडल आपका कौन सा प्रमंडल होता है, कोल्हान प्रमंडल, ठीक है ना। देखिए छोटा नागपुर प्रमंडल क्लियर हो गया आपका, अब मैं कोल्हान प्रमंडल क्लियर कर रहा हूँ।
तो कोल्हान प्रमंडल अगर आ जाए तो आपको यहाँ याद रखना है कि 3 जिले इसके तहत होते हैं। एक हो गया आपका पूर्वी सिंहभूम यानी कि ईस्ट सिंहभूम, एक हो गया आपका पश्चिमी सिंहभूम यानी कि वेस्ट सिंहभूम, और एक हो गया आपका सरायकेला खरसावां। ठीक है। नेक्स्ट आपका आपका आता है पलामू प्रमंडल यानी ये वाला प्रमंडल। इस पलामू प्रमंडल की अगर बात की जाए तो यहाँ पर नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिले जो है वो आपके 3 हैं। एक हो गया आपका पलामू, दूसरा हो गया आपका लातेहार, और तीसरा आपका हो गया गढ़वा। क्लियर हो गया। और अंतिम जो आप देख रहे हैं संथाल परगना प्रमंडल, जिसके तहत 6 जिले आते हैं। जैसे इसमें 6 के 6 नाम याद रखिए। दुमका हो गया आपका, जामताड़ा हो गया आपका, देवघर हो गया आपका, गोड्डा हो गया आपका, साहिबगंज हो गया आपका, और पाकुड़ हो गया। तो ये आपको मैंने पांचों प्रमंडल रिवाइज करवा दिए, और पांचों प्रमंडल के साथ हमने सारे जो डिस्ट्रिक्ट वहाँ प्रेजेंट है वो हमने करवा दिए। तो अब बात करते हैं इस सवाल का सही उत्तर क्या होगा कि होज जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण जो मैक्सिमम पॉपुलेशन या कंसंट्रेशन देखा जाता है किस प्रमंडल में, इन चारों प्रमंडल में। तो देखिए यहाँ आपको डिस्ट्रिक्ट नहीं पूछा गया, आपको प्रमंडल पूछा गया। तो जो आपका कोल्हान प्रमंडल है जिसके तहत आपको अभी हमने बताया 3 डिस्ट्रिक्ट आती है, एक हो गया पूर्वी सिंहभूम, एक हो गया पश्चिमी सिंहभूम, और एक हो गया आपका सरायकेला खरसावां। तो इसका सही उत्तर है कोल्हान डिवीजन। लेकिन अब एक बहुत बड़ा पार्ट हो जनजाति को अब हम लोग कवर करेंगे। देखिए पहला आपका हो जनजाति का पहला सवाल आपका बनेगा कि जो हो जनजाति होती है झारखंड की, अगर जनसंख्या के अकॉर्डिंग पूछ ली जाए, ठीक है ना, यहाँ मैंने कहा झारखंड की चौथी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये चौथा जो है आपका सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। पहला कौन है, दूसरा कौन है, तीसरा कौन है, आप सभी को पता होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा। बाकी जो पहले नंबर में, दूसरे और तीसरे नंबर में जो जनजाति होगी और उसकी जब हम डिस्कशन कर रहे होंगे तो वहां मैं मेंशन करूंगा, ठीक है ना। तो ज्यादा चीजों को इस तरह से होच-पोच भी नहीं करना है। दूसरा इंपॉर्टेंट आपको हो जनजाति के लिए कि इसकी कुल जनजाति जो झारखंड में है उसके अकॉर्डिंग अगर परसेंटेज में पूछ लिया जाए कितनी जनसंख्या है तो 10.7% है, यानी कि 10.7% है, ठीक है ना। तो झारखंड की कुल जनजातीय जनसंख्या का 10.7% है। मैक्सिमम जो हमने बताया जो पॉपुलेशन इनका देखा गया है कौन सा प्रमंडल, कोल्हान प्रमंडल में, जिसके तहत कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं, 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, ठीक है, जिसका नाम है पूर्वी सिंहभूम, एक हो गया आपका पश्चिमी सिंहभूम, और एक हो गया आपका सरायकेला खरसावां। देखिए पूर्वी सिंहभूम से आपको अगर पूछ लिया जाए इसकी जो आपकी मतलब कि जैसे कि हाँ इसकी हेडक्वार्टर आपसे पूछी जा सकती है, जमशेदपुर में है। यहाँ कितने अनुमंडल है तो 2 अनुमंडल है, एक आपका ढालबुम है और एक कौन था आपका घाटशिला। कितने ब्लॉक हो जाएंगे तो 11 ब्लॉक हो जाएंगे। विधानसभा क्षेत्र कितनी है, 6 है। तो देखिए ये सारी चीजों का मैं एक एकदम कंप्लीट और एकदम फिक्स है, यहाँ से सवाल बनेगा ही बनेगा। तो मैं एक वीडियो लाऊंगा, हो सकता है कल ही मैं इसका वीडियो ले आऊँ, ठीक है। इसके बाद आपको पश्चिमी सिंहभूम से पूछ लिया जाए तो इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा, चाईबासा हो जाएगा। कितने अनुमंडल है, 3 हो जाएंगे। सिंहभूम सदन हो जाता है, एक हो जाए जगन्नाथपुर, एक हो जाएगा कौन, बोड़ाहाट। उसी प्रकार सरायकेला खरसावां की अगर बात कर ली जाए तो कितनी इनके आपको इसके अच्छा सरायकेला खरसावां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये कि इनका गठन कब किया गया था, तो 2001 में किया गया था, ठीक है। और यहाँ ब्लॉक कितने हैं तो 9 ब्लॉक है। अनुमंडल कितने, 2, एक तो सरायकेला था और एक चांडिल था। चलिए खैर इस पे हम आएंगे एक सेपरेट वीडियो में। अगले हम लोग आते हैं हो जनजाति के ऊपर कि हो जनजाति का संबंध किस समूह से है या किस प्रजाति से है, आपसे पूछ लिया जाएगा तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति समूह से बिलोंग करते हैं। अगर भाषा के आधार यानी कि लैंग्वेज के आधार पर, अच्छा जो टेस्ट सीरीज है वो पूरा कंप्लीट हमारा बाइलिंगुअल है, साइंस की कोर्स भी बाइलिंगुअल है, मैथ रीजनिंग भी बाइलिंगुअल, जो आप लोग पूछ रहे होते हैं। यहाँ हमने हिंदी ही रखा क्योंकि भाई काफी लंबा हो जाएगा तो हिंदी इंग्लिश दोनों को रखना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो एक्सप्लेनेशन जो हमने रखा टेस्ट सीरीज में वो हिंदी इंग्लिश दोनों रखा है भाई। आगे बढ़ते हैं भाई कि भाषा के आधार अगर आपसे पूछ ली जाए कि बेस्ड ऑन लैंग्वेज अगर आपसे बात की जाए तो इस जनजाति का संबंध कहाँ से है तो ऑस्ट्रो एशियाटिक समूह से है इस जनजाति की भाषा, ठीक है ना। इस जनजाति की भाषा अगर पूछ ली जाए तो क्या है तो हो ही है। तो जो नाम है इस जनजाति की वही इसकी भाषा भी है। और अगर लैंग्वेज के बेस्ड पर इस जनजाति का अगर पूछ लिया जाए रिलेशन किसके साथ होता है तो ऑस्ट्रो एशियाटिक ग्रुप से होता है, ठीक है ना। देखिए ऑस्ट्रो एशियाटिक क्या होता है, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड क्या होता है, ये सभी हमने समझा रखी। लेकिन अब देखिए वही बात है, ज्ञान से अब मतलब नहीं है, मतलब है कि आप फैक्चुअल चीजें कितना आप अपने अकॉर्डिंग अपने माइंड में रिमेन कर सकते हैं। अब इनकी अभी हमने बताया प्रजाति कहाँ से बिलोंग करते हैं तो प्रोटोस्टेलाइट समूह से बिलोंग करते हैं। अगला आपकी जो हो भाषा की जो लिपि है यानी कि जो हो जनजाति की जो भाषा है हो, ये किस लिपि में लिखी जाती है तो वारंग चिती, ठीक है ना, याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वारंग चिती है। इस लिपि का आविष्कार किसने किया था, लोक बोधरा ने किया था। नेक्स्ट ग्राम जो प्रधान होते हैं हो जनजाति के उनको क्या कहा जाता है, मुंडा कहा जाता है। जबकि जो ग्राम प्रधान के जो सहायक है उनको क्या कहा जाता है, डाकुआ कहा जाता है।
तो देखिए जो मैं गोल कर रहा हूँ या स्क्वायर फॉर्म में बना रहा हूँ, ये सब सारे पॉइंट आपको याद होने चाहिए। देखिए वारंगचीती लिपि हो गए, इनके आविष्कारक कौन हो गए, तो लोक बोधरा हो गया। देखिए ये सब क्वेश्चन टफ करना होगा तो क्या होगा, इधर दे देगा आपको मुंडा जनजाति, इधर दे देगा संथाल जनजाति, इधर दे देगा हो जनजाति, और इधर कोई भी एक जनजाति दे करके इनकी लिपि के नाम इधर दे दी जाएगी, इनकी लिपि का नाम इधर, या लिपि का आविष्कारक इधर दे दिया जाएगा लिपि का। अब इसको मैच द फॉलोइंग करना हो जाएगा, तो वहां थोड़ा सा टफ हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरह के मैच दी ऑफ द फ्लोइंग को भी हमने अपने टेस्ट सीरीज में रखा है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को भी हमने रखा है। तो इस जनजाति में अगर बात की जाए तो 7 से 12 गांवों को मिलाकर एक पंचायत का, देखिए पंचायत अगर बात की जा रही है तो मिनिमम कितना, पंच मतलब 5, तो 5 लोगों का एक सदस्य होती है, तो मैक्सिमम 5, मिनिमम 5 होने ही चाहिए। तो यहाँ पर जो हो जनजाति के जो पंचायत का निर्माण होता है उसमें 7 से 12 गांवों को मिला करके एक पंचायत का निर्माण होता है। मतलब कि 7 से 12 गांवों पर कोई भी डिसीजन लेना हो, कोई न्यायिक डिसीजन लेना हो, कोई धार्मिक रिलेटेड डिसीजन लेना, तो उस पंचायत का जो मुखिया है वही लेता है डिसीजन, ठीक है। उसके अंडर 7 से 12 गांव होते हैं। तो जिसे क्या कहा जाता है, हो जनजाति में उस पंचायत को पढ़ा या फिर पीर कहा जाता है। पढ़ा यानी कि जो पंचायत है, यानी इस पंचायत को क्या कहा गया है, पढ़ा या फिर पीर। तो इसके जो प्रधान होते हैं उनको क्या कहा जाता है, मानकी कहा जाता है। तो सवाल बनेगा हो जनजाति के जो ग्राम पंचायत, या फिर बोल सकते हैं पढ़ा पंचायत, या फिर बोल सकते हैं सीधा केवल पढ़ा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये पंचायत के बारे, तो आपको पता होना चाहिए पंचायत को ही हो जनजाति में कहा जाता है क्या, पढ़ा, ठीक है। तो इनके जो प्रधान होते हैं, जो हेड होते हैं, ठीक है ना, हेड ऑफ पढ़ा, पढ़ा को क्या कहा जाता है, मानकी कहा जाता है। पढ़ा के अंतर्गत एक न्यायिक प्रधान भी होते हैं। जो ये पंचायत है इसके अंतर्गत एक न्यायिक प्रधान भी है, यानी कि जुडिशरी एक हेड भी होते हैं जिसको कहा जाता है पीर पंच, ठीक। प्रारंभ में हो जनजाति मातृ सत्तात्मक थी, यानी कि प्रारंभ में हो जनजाति की बात की जाए तो जहां पर महिलाओं की स्थिति काफी अच्छी थी, एक रिस्पेक्ट वे में, या बोला जा सके एक सेल्फ डिसीजन उनको लेना, या फिर उनकी भी सहभागी होती थी डिसीजन मेकिंग में, या फिर कोई भी अगर कोई भी पार्टी, मतलब कि कोई ऐसा समारोह हो रहा तो वहां पर भी वो भाग लेती थी। लेकिन धीरे धीरे ये जो प्रचलन थी मातृ सत्तात्मक की, वो अब बदलती चली गई, पितृ सत्तात्मक हो गई है, ठीक है ना। जहां अब पुरुषों की अगर बोली जाए तो थोड़ी सी ज्यादा उनको वैल्यू दिया जाने लगा, हर चीजों में उनका ही थोड़ा सा मतलब कि रोल देखने को मिलने लग गया, जहां पर महिलाओं की थोड़ी सी बोला जा सकता है कि भागीदारी वो कम होती चली गई, ठीक है। हो जनजाति में कितने गोत्र है, देखिए गोत्र को कहा जाता है किली भी। तो हो जनजाति में टोटल 80 से ज्यादा गोत्र है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हो जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह से अगर आपका सवाल बनता है तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे विवाह का प्रचलन होते हैं, ठीक, यह सभी आप सभी को पता भी होना चाहिए। लेकिन खास करके हो जनजाति में आपको याद रखना है 2 पॉइंट विवाह से रिलेटेड। एक तो प्रचलित विवाह जिसे हम लोग कहते हैं अरेंज मैरिज, इनका काफी ज्यादा प्रचलन है। और हो जनजाति में एक दिक्कु आदि विवाह का भी प्रचलन सर्वाधिक है, ठीक है ना। देखिए दिक्कु आदि विवाह का प्रचलन मतलब क्या है, जो हो जनजाति में जो हिंदू बहुल गांव है, ठीक है ना, उसमें ये खास करके ये विवाह आपको ज्यादा देखने को मिलता है। हिंदू बहुल गांव मतलब समझ रहे हैं कि वो जनजाति जो हिंदू रिलीजन से संबंध रख रहे होंगे। लेकिन और बाकी जो हो जनजाति के लोग वहां पर जो विवाह देखने को मिलता है प्रचलित विवाह। तो कुछ भी अगर ऑप्शन में रहे तो देख लेना प्रचलित विवाह है या फिर दिक्कु है, तो भी वो उसका सही उत्तर होगा। अगली अगर बात की जाए जो दिक्कु आदि विवाह जो है ये आपका, ठीक है ना, ये जो दिक्कु आदि विवाह आप देख रहे हैं इसमें गैर जनजातियों के साथ विवाह की जाती है। मतलब जो पुरुष है या फिर जो महिलाएं, उनकी जो विवाह होती है किसके साथ, गैर जनजातियों के साथ, ठीक है ना। तो इस विवाह को हम लोग क्या कहेंगे, यानी हो जनजाति के लोग जब गैर जनजातियों के साथ विवाह करेंगे, चाहे पुरुष की या महिला की, तो उस विवाह का नाम दिया जाता है दिक्कु, या फिर ये दिक्कु का खासियत है, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। और मैंने क्या कहा, जो हिंदू बहुल गांव होता है, यानी कि जो गांव में हो जनजाति के लोग रह रहे हैं, मान लीजिए कि 7-8 गांव है भाई, इस प्रकार से। देखिए बहुत डिटेल हम नहीं करना चाहते हैं, मान के चलते हैं ये हिंदू बहुल गांव है, यहाँ पर कुछ हो जनजाति के लोग रह रहे हैं, तो यहाँ पर गैर जनजातियों के साथ इनकी विवाह होती है, या फिर इसको ही नाम दिया जाता है दिक्कु आदि विवाह। देखिए जो विवाह के दौरान आप सभी को पता है जो वधु मूल्य दिया जाता है, ठीक है ना, उनको क्या कहा जाता है, गोनोंग कहा जाता है या पोन भी कहा जाता है। बहुत ऐसे वधु मूल्य जनजाति में आपको देखने को मिलेगा कि जो लड़के वाले की तरफ से भी दिया जाता है या लड़के वाले की तरफ से भी दिया जाता है। तो अगर वधु मूल्य अगर नहीं दे पाने की स्थिति में बहुत सारे ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं। तो हो जनजाति में ऐसा कुछ नहीं है टर्म्स एंड कंडीशन, इसलिए उसको हम यहाँ डिस्कशन नहीं करेंगे। तो हो जनजाति में अगर बात की जाए तो वधु मूल्य को क्या कहा गया है, गोनोंग या फिर पोन कहा जाता है। और देखिए इतना डिस्कशन हम करना भी नहीं चाहते क्योंकि मतलब ही नहीं है भाई, ठीक है ना। एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट लीजिए, टिक करके ऑप्शन को बसाना है। इस जनजाति में महिलाओं को जो है हल और तीर धनुष का छूना वर्जित है। तो ये पॉइंट याद रखना है। जो हो जनजाति जहां मातृ सत्तात्मक हुआ करती थी अब फिर पितृ सत्तात्मक हो गई है।
तो सिंपल सी बात है, अब इसकी स्थिति थोड़ी सी कमजोर होती चली जाएगी। तो इनको हल और तीर धनुष का छूना वर्जित था। हो जनजाति की जो मुख्य आर्थिक क्रिया है, ठीक है ना, अगर इकोनॉमिकली ये अगर डिपेंडेंट है, अगर बात की जाए तो किसमें, तो खेती या फिर कृषि में। और हो जनजाति में अगर बात की जाए, देखिए जो कृषि है, ठीक है ना, या फिर जो कृषि योग्य जो भूमि होता है जो है उसको 3 भागों में इन्होंने विभाजित कर रखा है। एक जिसको बोला गया बेड़ो, दूसरा कहा गया बादी या वादी, और तीसरा कहा गया है गोरना, ठीक है ना। तो बेड़ो मतलब क्या है कि निम्न उपजाऊ वाली भूमि, यानी कि वो भूमि जो काफी कम उपजाऊ है उसको नाम दिया गया है बेड़ो का। या फिर वो खेती वाली भूमि, यहाँ जहां से धान की खेती जिस भूमि पर होती है उसको नाम दिया गया बादी या फिर वादी। या फिर अगर बोल दिया जाए जितने भी मोटे अनाज है, आपके मक्का हो गया, जौ हो गया, बाजरा हो गया, इनकी खेती हो रही है, अगर इनकी खेती हो रही है इट मीन्स क्या, वहाँ की जो भूमि होगी, देखिए जितने भी मोटे अनाज की जो अगर बात की जाए जो खेती होती है, उस वहाँ की जो भूमि है ना बहुत कम उपजाऊ होती है, ठीक है ना। देखिए कम उपजाऊ वाली भूमि होती है तो उसको यहाँ का इन्होंने क्या कहा, गोंडा कहा गया। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इकोनॉमिकली आर्थिक एरिया जो इनका डिपेंडेंट है कृषि, और कृषि योग्य जो भूमि उनको 3 भागों में बांटा, जो बहुत ही अधिक उपजाऊ है, ठीक है ना, उनको क्या कहा, बादी, जहाँ पे धान की खेती होगी। जहाँ मोटे अनाज की खेती हो रही है उनको कहा गोंडा, और बहुत ही निम्न और उपजाऊ मिट्टी जहाँ पर है या भूमि है जिनको इन्होंने कहा बेड़ो। इस जनजाति में चावल से बने पेय पदार्थ को क्या कहा गया, इली कहते हैं। आपने सुनते आया है हड़िया हड़िया, लेकिन हो जनजाति में याद रखना है कि जो चावल से बने, चावल को सड़ा करके बनाया जाता है ये पेय पदार्थ, इसको कहा जाता है इली, ठीक है। बहुत धार्मिक में धार्मिक जब पूजा होती है या फिर धार्मिक रिलेटेड कोई भी समारोह होता है तो वहां पर भी एक प्रसाद के फॉर्म में भी इनका वितरण किया जाता है, लोग इनका सेवन करते हैं। हो जनजाति का आप देखिए चीजें, पहले ही मैं इन सब बातों का बता, अभी भी बहुत हो गए प्रचलन, ऐसा नहीं, लेकिन अब धीरे धीरे कम होती जा रही है इन सारी चीजों पे। तो इस जनजाति की अगर बात की जाए जो सर्वोच्च देवता है वो कौन है, तो सिंह बोग्गा है, ठीक है। अब जो हो जनजाति के जो ग्राम देवता है उनको क्या कहा जाता है, पाहुई बोंगा कहा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो पृथ्वी देवता होते हैं हिंदू जनजाति के उनको क्या कहा जाता है, ओटो बोड़ोम कहा जाता है। हो जनजाति के जो पहाड़ देवता उनको क्या कहा जाता है, मरांग बुरु कहा जाता है। और हो जनजाति की जो वर्षा की देवता, यानी कि जो वर्षा हो रहे होते हैं उस दौरान जो पूजा की जाती है हो जनजाति के लिए के तरफ से लोग करते हैं, उनको कहा जाता है दसावली बोंगा, ठीक है। अगला हो जनजाति में अगर पूछ लिया जाए तो यहाँ पर भी शवों को जलाने और तथा दफनाने दोनों की प्रथा देखी गई है। और हो जनजाति के लोगों के रसोई घर में, ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, हो जनजाति के लोगों जो होते हैं ना वो अपने रसोई घर में एक कोने में उनके जो पूर्वज होते हैं उनके कोई भी पवित्र स्थान हो, ठीक है ना, उनके पूर्वजों का एक पवित्र स्थान रखा जाता है। तो कहाँ रखा जाता है, पूछा जाएगा कि हो जनजाति में जो उनके जो रसोई घर होते हैं उनके जो पूर्वजों का एक, पूर्वजों के लिए उनके लिए एक पवित्र स्थान रखा जाता है, तो उनको क्या कहा जाता है, तो अधिक कहा जाता है, ये याद रखना है। हो जनजाति की बात की जाए तो इनका जो मुख्य पर्व है वो क्या है, माघे है। और इसके अलावा भी कई सारे पर्व है, लेकिन महत्वपूर्ण पर्व याद रखिएगा हो जनजाति का माघे है। बाकी बाहा हो गया, हैरो हो गया, उमरी हो गया, जोमनामा हो गया, कुलोब हो गया, ये सारे पर्व भी देखा गया है आपके कहाँ, तो हो जनजाति में। अगला हो जनजाति के जो ग्राम पंचायत के जो स्थल होते हैं उनको क्या कहा गया, अखड़ा या फिर एटे तुड़ तुड़ कहा जाता है, ठीक है ना। हो जनजाति के जो ग्राम पंचायत के जो स्थल है, हो जनजाति के ग्राम पंचायत का स्थल को क्या कहा गया, अखड़ा या फिर एटे तुड़ तुड़ कहा जाता है, ठीक है, हो जनजाति के जो ग्राम पंचायत के स्थल को। तो इतना सारा फैक्ट आपका हो जनजाति से लेके चीजें हमने क्लियर कर दी है दोस्त, ठीक है ना। इसके अलावा आपको अब हो जनजाति से कुछ नहीं पढ़ना है, पूरा चीज हमने कंप्लीट कर दिया। हालांकि प्रमंडल के बारे में बहुत डिटेल हमने दे दी, लेकिन मैं उसको लिख करके आप तक चीजों को डिलीवर करूंगा और भी कुछ फैक्ट आपसे बनेगी यहाँ पे, ठीक है। तो अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं, जो आपका सवाल बन रहा होगा फोर्ट से यानी कि किला से। क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे कि 12वां नंबर का ये क्वेश्चन है, क्योंकि आज हम लोग 11 से स्टार्ट किए हैं, पहले वीडियो में हमने 10 क्वेश्चन कवर किए थे बहुत डिटेल में। तो पलामू फोर्ट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, आपसे पूछा गया कि पलामू का किला किस नदी के तट पर स्थित है, औरंगा नदी, सोन नदी, सकरी नदी, अमानती नदी। एकदम टेंशन नहीं लेना है, एक मास्टर वीडियो आएगा पूरी की पूरी झारखंड में जितनी भी इंपॉर्टेंट नदियां से आपके जैसे सीजीएल में बन सकती है सवाल, वो सारा कुछ आपका कवर कर दिया जाएगा, चाहे आप उत्पाद सिपाही का पेपर दो, चाहे आप किसी भी एग्जामिनेशन का पेपर दो। तो अगर बात किया जाए जो पलामू का जो किला है वो किस नदी के तट पर स्थित है, तो औरंगा नदी के तट पर स्थित है। लेकिन अब इस क्वेश्चन का हम पोस्टमार्टम करेंगे पलामू का किला, ठीक है ना, क्योंकि झारखंड के जितने भी फेमस किले होंगे, मंदिर, मस्जिद, ये सारे आपके आर्ट एंड कल्चर का एक पार्ट होता है। जनजाति में एक कवर कर दिया, अब पलामू किला का अब हम लोग खत्म करते हैं। देखिए सबसे पहले ये याद रखना है कि जो आपके पलामू का जो किला है वो आपके 2 खंडहर किलों में विभाजित है, ठीक है ना, 2 खंडहर, बहुत ज्यादा पुराना किला है।
ठीक है ना। तो दो, अब ऑलमोस्ट समझिए खंडहर ही है, तो दो खंडहर किला में ये विभाजित है। जो पहला किला है जिसको बोला जाता है पुराना किला, जो काफी पुराना हो गया है इसलिए इनको कहा गया पुराना किला। पहले ही जो किला है आपकी, जो मैदानी इलाके में है, ठीक है ना, जो मैदानी जो क्षेत्र है पलामू के, वहां पर आपको देखा गया पहला किला, या फिर है आपकी स्थित भी है। और दूसरा किला जो नया किला है वो कहाँ है, तो उनके जस्ट ही बगल के पहाड़ी में स्थित है। ठीक है। पलामू किला किस नदी के तट पर स्थित है, किस नदी के किनारे स्थित है, तो औरंगा नदी के किनारे स्थित है। और आप कहाँ पर देखेंगे तो लातेहार जिले के बेतला जो राष्ट्रीय उद्यान यानी कि जो बेतला नेशनल पार्क है, इससे जस्ट 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। देखिए मैंने ये चीजें इसलिए लिखी है 3 किलोमीटर, रीजन ये है कि आपने देखा होगा जेएसएससी एसआई यानी दरोगा का पेपर में ये कितने डिस्टेंस में स्थित है यहाँ से भी सवाल पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम स्टूडेंट नहीं कर पाते, तो हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि जो आप पलामू का जो किला है वो बेतला नेशनल पार्क से कितनी दूरी या फिर कितने किलोमीटर दूर स्थित है। तो आप जब इस किले पर जब आप चढ़ोगे, ठीक है ना, जब इस किलों पर चढ़ करके जब आप देख रहे होते हैं तो जो औरंगा नदी होती है ना एकदम यहाँ से बट रही होती है, इस प्रकार से नुकीली दांत की तरह दिखती है। तो इसलिए इस नदी के किनारे और काफी अच्छी खूबसूरती भी देखने को मिलती है। इस किले का निर्माण अगर पूछ लिया जाए तो 1619 में प्रारंभ किया गया था। और पुराने किले का जो निर्माण किया गया था शाहजहां के जो समकालीन चेरोवंशी शासक जो थे प्रताप राय ने करवाया था। अब देखिए ये जहां से 4 सवाल बनेंगे। एक तो जो पुराना किला है आपका, ठीक है ना, पलामू का जो पुराना किला है इसका निर्माण किस शासक ने कराया था, तो आप कहेंगे प्रताप राय ने कराया था। अब आपसे पूछा जाएगा कि पुराने पलामू का जो पुराना किले का जो निर्माण प्रताप राय जो किए थे वो किस वंश से या फिर किस वंश के शासक थे, तो चेरो वंशी शासक थे। या आपसे पूछा जाएगा जो कि पलामू का पुराना किला है जिसके संस्थापक या फिर जिसका निर्माण प्रताप राय ने किए थे, उस समय भारत में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में कौन शासन कर रहा था, तो शाहजहां शासन कर रहा, ठीक है ना। इसी के समकालीन जो थे आपके प्रताप राय थे। और इनका जब निर्माण कराया कब किया गया था, तो 1619। तो ये चारों सवाल आप याद रखिएगा, ये निर्माण से आपका पूछा जा सकता है। अब बात करेंगे नए किले की। देखिए नए किले का निर्माण अगर पूछ लिया जाए तो जो भारत में शासन कर रहा था औरंगजेब, इसके ही समकालीन चेरोवंशी के शासक जो रह रहे थे मेदिनी राय ने इस किले का निर्माण कराया था। अब जो ये नया किला का जो निर्माण कराया था जिसकी ऊंचाई 40 फीट और चौड़ाई 15 फीट है, ठीक है ना, 40 फीट और 15 फीट चौड़ा एक दरवाजा बनाया, एक भव्य दरवाजा बनाया गया जिसका नाम आपसे पूछा जा सकता है नागपुरी दरवाजा या फिर फाटक भी कहा जा सकता है। फाटक आपने देखा है ट्रेन वगैरह क्रॉसिंग वगैरह को हम लोग बोल भी लेते हैं, लेकिन देखिए या तो इनका नाम पूछ लेगा नागपुरी दरवाजा कहा जाता है, या फिर इनकी सीधा इनका मेजरमेंट भी आपसे पूछ लिया जाए तो कितनी लंबी है या फिर कितनी चौड़ी है, तो 40 फीट ऊंची है और 15 फीट क्या है आपकी चौड़ी है। पलामू किले में एक मस्जिद के भी साक्ष्य मिले हैं, ठीक है ना। और ऐसा माना जाता है कि जो ये मस्जिद है ये मस्जिद 3 गुंबद वाला मस्जिद है। और इस तीनों गुंबद वाला जो मस्जिद है इसका निर्माण करने वाले जो बिहार के तत्कालीन मुगल सूबेदार दाऊद खान ने, ठीक है ना, जब पलामू का विजय कराया था, पलामू का जब विजय किया था उसके बाद ही इन्होंने इसका निर्माण किया था, ये ऐसा बोला गया है। तो ये चीजें भी आप याद रखिएगा। पलामू के किले में जो 3 गुंबद वाला जो मस्जिद उसका निर्माण किसने कराया, तो बिहार के तत्कालीन मुगल सूबेदार दाऊद खान ने, ठीक है ना। कब, तो पलामू का जब उन्होंने विजय कर दिया था। अब चलिए हम लोग अगले सवाल पे चलते हैं। अब जितने भी लोकगीत है इसको हम यहाँ पे कवर कर देते हैं आपका। मुंडा जनजाति के लोग, 13वां सवाल जो आपसे पूछा गया कि जो लोग होते हैं मुंडा जनजाति के लोग जब शिकार करने जाते हैं उस वक्त कौन सी लोकगीत गाते हैं, यानी हंटिंग के दौरान मुंडा जनजाति यानी कि मुंडा ट्राइब्स कौन सा फोक सॉन्ग क्या करते हैं, सिंग करते हैं यानी कि गाते हैं। तो शिकार करने के दौरान मुंडा जनजाति के लोग कौन सी लोकगीत गाते हैं, तो जदुर लोकगीत, या फिर आपसे बोला जाएगा जप्पी लोकगीत, कर्मा लोकगीत, या फिर अड़नदी लोकगीत। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, जप्पी लोकगीत, है ना। मुंडा जनजाति की अगर बात की जाए तो देखिए मुंडा जनजाति में जो जो फेमस आपके लोकगीत है एक जगह हमने कर दिया। देखिए मुंडा जनजाति से संबंधित जितने भी लोकगीत है, पहला तो आपको याद रखना है जदुर लोकगीत। देखिए इसका उत्तर क्या है, जब मुंडा जनजाति के लोग शिकार करने जाते हैं ना तब जो लोकगीत गाया जाता है जंगल में उसको कहा जाता है जप्पी लोकगीत। मतलब ये समझिएगा। देखिए मुंडा जनजाति से जितने भी संबंधित लोकगीत है आप एक जगह हमने कलेक्शन कर दिया है, जैसे कि जदुर लोकगीत। अब ये जदुर लोकगीत जो जो लोकगीत है या लोकगीत जदुर लोक नृत्य, यानी जदुर लोक नृत्य मतलब कि जदुर नृत्य जो है आपका, ठीक है ना, मुंडा और उड़ाव दोनों जनजाति की नृत्य है, यानी कि मुंडा जनजाति में भी और उड़ाव जनजाति में भी आपका ये जदुर लोक नृत्य किया जाता है। और यही लोक नृत्य के दौरान ही आपकी ये जदुर लोकगीत को क्या किया जाता है, गाया भी जाता है, ठीक है ना। इसी के अवसर पर ही ये गान गाई जाती है।
और सरहुर या फिर बाहा जो पर्व होता है उसमें भी ये आपकी जदुर लोकगीत को गाया जाता है। ठीक है, अगला जो नृत्य है गेना व और जदुर लोकगीत। देखिए यह जो लोकगीत है जदुर लोकगीत के पूरक गीत होते हैं। इसका मतलब समझिएगा, लोग समझ नहीं पाते इसका मतलब क्या है। हमने ये अभी आपसे ये बता रहे हैं हम आपको कि जो मुंडा जनजाति है, जो मुंडा जनजाति के लोग जो अलग अलग समारोह में या फिर अलग अलग अवसरों में या जो अलग अलग त्यौहार होते हैं या अलग अलग जो नृत्य होते हैं उस दौरान जो लोकगीत गाया जाता है वो आपसे यहाँ पर क्लियर किया जा रहा है। तो जैसा मैंने कहा कि जो जदुर लोक नृत्य जो आपके मुंडा में भी और उड़ाव में भी किए जाते हैं, तो इस नृत्य के दौरान ही आपको ये जदुर लोक गीत गाया जाता है। और साथ के साथ जो पर्व यानी कि जो फेस्टिवल त्यौहार है सरहुर और बाहा पर्व, इस दौरान भी जदुर लोकगीत गाए जाते हैं। लेकिन माना ऐसा जाता है कि इस मुंडा जनजाति की मैं बात करूं कि जदुर जो लोकगीत है यानी ये जो जदुर लोकगीत है, ये गीत जब गाया जाता है तो इसके जस्ट गाने के बाद ही आपको जदुर या फिर बोले जाए तो गेना, ठीक है ना, ये लोकगीत को भी गा लिया जाता है। तब जाकर के क्या हो जाता है, माना जाता है कि लोकगीत आपकी पूरी हो गई। मतलब ये एक परंपरा है, जैसे बोला ना ये एक गाना गाया तो इसके साथ के साथ अब आपको ये गाना भी गाया तो आप ये कंप्लीट एक पैकेज हो गया। तो उसी प्रकार से ये माना जाता है कि जदुर लोकगीत के बाद आपको ये गीत गानी जरूरी होती है, गेना या जिसे कहा जाता है जदुर लोकगीत ही। ठीक है ना, इसलिए ये याद रखना है आपको दोस्त। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये किसकी पूरक है तो आप क्या कहेंगे? ठीक है, किसकी है तो आपकी ये जदुर लोकगीत की पूरक है। जापी लोकगीत, तो यही हमने कहा था कि जब मुंडा जनजाति के लोग जब शिकार करने जाते हैं तो उस समय ये गीत गाए जाते हैं, तो शिकार से संबंधित लोकगीत है। अड़ नदी लोकगीत अगर आपसे पूछ ली जाए तो यह मुंडाओं में जब विवाह होती है, ठीक है ना, उस समय ये गीत काफी ज्यादा प्रचलन में देखी जाती है, अड़ नदी लोकगीत। वह लोकगीत जो है या लोकगीत बसंत ऋतु के आगमन के समय गाया जाता है। ठीक है ना, बसंत ऋतु के आगमन के समय कौन सी लोकगीत गाई जाती है आपसे मुंडा जनजाति में अगर आपसे पूछ लिया जाएगा तो आप क्या कहेंगे, वो कौन सी गीत होगी? तो आपका वह लोकगीत होगी। और कर्मा जो पर्व होती है उस कर्मा पर्व के दौरान जो आपका क्या बोला जाता है लोकगीत होता है, वो लोकगीत कौन सा होता है? तो कर्मा लोकगीत। तो नाम से ही ये चीजें क्लियर हो रही है आपको, कर्मा लोकगीत। ठीक है भाई, अगले सवाल पर अब हम लोग चलते हैं। देखिए जो अगला सवाल है नृत्य यानी कि डांस से रिलेटेड है। तो सारा सेक्शन का क्वेश्चन हमने लिया आर्ट एंड कल्चर का, चाहे वो आदिवासी जनजाति से हो या नृत्य से हो या चित्रकला से हो, चाहे शिल्प कला से हो, चाहे भाषाएं से हो, चाहे साहित्य से हो, चाहे आपका किले से हो। ठीक है ना, ये चाहे पर्व या त्यौहार से हो, ये सारा चीज आपको मिल जाएगा। तो इसी प्रकार से हमने 10 क्वेश्चन डिजाइन किया है और साथ के साथ हमने कोशिश किया है तो 32 जनजाति जो एक बड़ा पार्ट होता है, जो मैक्सिमम चांस है वो तीन तीन सवाल तो बनेंगे। तो आपके आज 4 जनजाति कवर हो जाएंगे, 2 कल और आज 2, एक और अभी हम लोग करेंगे। क्वेश्चन पूछा गया जदुर नृत्य के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, ये आपको आंसर यहाँ दिख रहा होगा। खैर कोई नहीं, ये चारों पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है इसलिए हमने स्टेटमेंट पे ही डाल दिए, ताकि इसी प्रकार से हमने टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन किया है सर, क्या बोलते हैं, डिजाइन किया, ताकि क्वेश्चन का जो ऑप्शन भी पढ़े तो उससे चीजें आपको ये क्लियरिफाई हो सके और थोड़ा सा डाउट भी क्लियर हो पाए। देखिए जो जदुर नृत्य से संबंधित जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या पहला ऑप्शन दिया है कि इस नृत्य को नीर सुंस्को भी कहा जाता है। तो बिल्कुल इस नृत्य को हम नीर सुंस्को के नाम से भी जानते हैं। दूसरा ऑप्शन दिया गया है यह नृत्य मुख्य रूप से कोल्हान प्रमंडल एवं संथाल परगना क्षेत्र में देखने को मिलता है। तो बिल्कुल ये भी सही बात है। तीसरा आपको बोला गया कि यह नृत्य जो है आपका कोलोम सिंह बोग्गा, ठीक है ना, यानी कि फागुन जो माह है आपका, उस समय से लेकर सरहुर पर्व यानी कि जो चैत में, ठीक है ना, चैत माह तक चलता है, बिल्कुल। और ये भी सही है ऑप्शन। और यह नृत्य उड़ाव जनजाति का नृत्य, तो बिल्कुल ये भी पॉइंट बिल्कुल सही है। तो ये चारों पॉइंट आप याद रखिएगा जदुर नृत्य से कि यह नृत्य को नीर सूंस को भी कहा जाता है। दूसरा बात यह कि आपको ये भी याद रखना है कि ये जो आपका जदुर नृत्य है ये मुख्य रूप से कोल्हान प्रमंडल और संथाल परगना क्षेत्र में देखने को मिलती है। अब इसके तहत बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है प्रमंडल, ठीक है ना, 5 प्रमंडल पे एक वीडियो आएगा मास्टर। उसके बाद यह नृत्य कोलोम सिंह बोका यानी कि फागुन से लेकर के सरहुर पर्व चैत तक चलता है। और अंतिम जो है यह नृत्य उड़ाव जनजाति का नृत्य होता है। लेकिन इसके अलावा 2 पॉइंट और याद आपको रखना है, यह जो नृत्य है आपका स्त्री एवं पुरुष का एक सामूहिक नृत्य है, ठीक है ना, वृत्ताकार पथ बना कर लिया जाता है और डांस का फॉर्म यहाँ पर किया जाता है महिलाओं के द्वारा। तो ये भी याद रखिएगा यह महिलाओं एवं स्त्रियों का, ठीक है ना, एक सामूहिक एक ग्रुप फॉर्म में नृत्य किया जाता है, डांस किया जाता है। और यह नृत्य की जो उत्पाद, देखिए जो आपकी प्रोडक्टिविटी है, आपकी जो एनर्जी है, जो मातृभूमि है, ठीक है ना, जो मदर लैंड है आपको, उनको सम्मान देने के लिए, ठीक है ना, उनको प्रोत्साहन करने के लिए ये क्या किया जाता है, ये नृत्य किया जाता है आपका जदुर नृत्य, ठीक है ना। तो ऐसे को इसको भी स्टेटमेंट बेस में घुमा के पूछा जा सकता है कि वह कौन सा नृत्य है जो मदरलैंड को या फिर मदरलैंड के लिए, मदरलैंड के सम्मान में या फिर एनर्जी के लिए या फिर प्रोडक्टिविटी उत्पादकता के लिए
ठीक है ना, अधिक उत्पादक आपकी उत्पादन हो सके खेतों से, इसके लिए आपका जदुर नृत्य का क्या किया जा सकता है, जदुर नृत्य किया जाता। ठीक है भाई, कीजिए कीजिए, इतना क्लियर हो गया आपका। अगला सवाल आप देखिए, आपका लोक नाट्य से आ गया। ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लोक नाट्य भी आपका। तो क्वेश्चन आपका लोक नाट्य से क्या पूछा जा रहा है कि निम्न में से लोक नाट्य को कुंवारी लड़कियां प्रदर्शित करती हैं, यानी कि जो भी अनमैरिड गर्ल्स हैं, ठीक है ना, उनके द्वारा ये लोक नाट्य किया जाता है, उस लोक नाट्य का आपसे नाम पूछा जा रहा है। तो पहला जो ऑप्शन आपको बोला गया है, पहला जो ऑप्शन बोला गया भकुली बंका, ठीक है ना, भकुली बंका, जट जटिन, तीसरा है कीर्तनिया और चौथा है आपका डोम कच्छ। ठीक है, तो लोकनाट्य इसका सही क्या उत्तर होगा? इसका सही उत्तर अगर बात किया जाए तो जो कुंवारी लड़कियां हैं जो प्रदर्शित करती है ये डांस, सॉरी इस नाट्य को, या यानी इस नाटक को, उसे कहा गया है जट जटिन। ठीक है, तो अब आइए इस पे हम थोड़ा सा चर्चा कर ले आपको। देखिए जितनी भी अनमैरिड गर्ल हैं, यानी कि जो कुंवारी लड़कियां हैं, ठीक है ना, उनके द्वारा सावन महीने से कार्तिक माह के बीच में यह लोकनाट्य किया जाता है। यह लोकनाट्य मतलब आपकी बात की जा रही है जट जटिन के बारे में, और ये हर साल होती है। ठीक है ना, ईच ईयर जितने भी अनमैरिड गर्ल है वो सावन माह से, जो यानी कि कार्तिक माह के बीच में ये लोकनाट्य करते हैं। इसमें जट जटिन के वैवाहिक जीवन को दर्शाया जाता है। ठीक है ना, जो जट जटिन है उनके जो वैवाहिक जीवन है, यानी कि आफ्टर मैरिज कैसे उनकी लाइफ चल रही होती है, या फिर उनका जो लाइफ होती है, उसको यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाता है एक नाटक के फॉर्मेट में, लोक नाटक। ठीक है ना, नाटक के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट अगर पूछ लिया जाता है, एक फोक ड्रामा भी बोल सकते हैं, एक ड्रामा किया जाता है। और अगला जो पॉइंट याद रखना है, जो जट जटिन है वो मिथिला, ये खास करके अगर बात की जाए तो बिहार से संबंधित है, तो ये भी याद रखिएगा। जट जटिन जो है मिथिला का लोक कला एवं लोक नृत्य है। ठीक है ना, जो बिहार में जो स्थित मिथिला है उसकी क्या है, ये लोक कला एवं लोक नृत्य है। इसमें दो नाचने की टोली होती है, ये भी याद रखिएगा। कितने टोली होती है? तो दो नाचने की टोली होती है, जो नाच गान करके या फिर नोक करके मान मनोबल करके सुखी दाम्पत्य जीवन की कामना करते हैं। ठीक है ना, तो ये पूरा जट जटिन का जो भी आपका लोक नाटक होता है, इसके बारे ये पूरा फैक्ट आपको याद रखना है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है क्या चीज को दर्शाया जाता है, तो वैवाहिक जीवन को दर्शाया जाता है, ये भी याद रखिएगा, मैरिज लाइफ को। अगला इंपॉर्टेंट पार्ट आपका आ जाता है वाद्य यंत्र। 16वां सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो निम्न में से कौन सा तंतुवाद है? ठीक है ना, तंतुवाद है यानी कि फाइबर बंडल। तो अगर यहाँ पे आपको हमने चीजें क्लियर कर रहा था, आपको पिछले क्लास में एक तारा पूरा क्लियर कर दिया था। ठीक है ना, अब चलिए हम लोग बात करते हैं कि कौन सा तंतुवाद है, इसको अब हम लोग क्लियर कर लेंगे पूरा। तो आपसे पूछा जाएगा एक तारा है या फिर बुआंग है या केंद्रा या केंद्री, दोनों मिल सकता है आपको एग्जाम में। ठीक है ना, या फिर टोहिला। तो देखिए ये चारों के चारों जो नाम आपको देखने को मिले हैं ना, ये चारों के चारों नाम ही आपके क्या है, तंतुवाद है। ठीक है ना, क्या है, तंतुवाद है। आइए देखिए यहाँ पर आपको लिखा हुआ है तंतुवाद है, यानी कि सभी के सभी ऑल। तो इसका एग्जाम्पल आप याद रखिएगा। तंतु मतलब समझ रहे ना, फाइबर बंडल मतलब कि जिसमें मैंने कल बताया था, जिसमें क्या होगा, एक तार होगा, उस तार में क्या होगा, एक वाइब्रेशन जब आप क्रिएट करिएगा, ठीक है ना, तो उस वाइब्रेशन, उस तार में जब वाइब्रेशन होता है तो उस वाइब्रेशन के दौरान क्या होती है, एक साउंड निकल रही होती है। तो देखिए जो तंतुवाद के सारे सारे आपको याद रखने हैं, जितने भी इंस्ट्रूमेंट इस तंतुवाद के अंदर आते हैं, तो देखिए एक तो आपको याद रखना, एक तारा, भुआंग, केंद्रा और केंद्री। केंद्रा और केंद्री से याद रखिएगा, इसे कहा जाता है झारखंड का वायलिन भी। इसमें 3 तार होते हैं। अगला आपको इंस्ट्रूमेंट का नाम याद रखना है टोहिला। अगला जो वाद्य यंत्र है उसके अगले बनम हो गए, सारंगी, ये सभी तंतु वाद्य यंत्र के उदाहरण है। तो एक तारा, भुआंग, केंद्रा, केंद्री, या फिर बोल सकते हैं टोहिला, बनम या सारंगी, ये सभी तंतु वाद्य यंत्र के क्या है, एग्जाम्पल है। अगला सवाल 17वां सवाल जो है आपका भगता पर्व से संबंधित, किस पर्व से? ठीक है ना, भक्ता पर्व का संबंध किस पर्व से है? मतलब जो भक्ता पर्व किया जाता है ना, यहाँ पे मैंने थोड़ा ये हो गया है, कोई नहीं, आप याद रखिएगा। देखिए भक्ता का ये सवाल को अच्छे से ठीक कर लीजिए। देखिए यहाँ क्वेश्चन ये पूछा जा रहा था आपसे कि जो आपका भक्ता है, ठीक है ना, हाँ, जो भक्ता एक टर्म समझ लीजिए, या फिर भक्ता का संबंध, या फिर भक्ता शब्द का प्रयोग किस पर्व में किया जाता है, इस तरह से सवाल पूछा गया आपसे। यानी कि मेनली आपसे भक्ता के बारे में पूछा जा रहा है, और आपसे ये पूछा जा रहा है कि भक्ता जो एक टर्म है, इसका यूज हम, या फिर इसका नाम, या फिर इसका जो क्या बोल सकते हैं, इसकी जो मतलब कि यूज जो देखा गया है भक्ता शब्द का, इस किस पर्व में किया जाता है। यानी कि मेनली फेस्टिवल से आपका सवाल पूछा गया।
तो ये मंडा पर्व में या फिर फगुआ पर्व में या फिर सरहुल पर्व में या फिर सोहराय पर्व में। तो देखिए जो आपका मंडा पर्व जो होता है ना, मंडा पर्व से ही संबंधित है आपका भगता। तो इस पर्व को यहाँ से हटाइएगा, यहाँ केवल भगता होगा। अब देखिए मंडा पर्व आपका फेस्टिवल एक हम लोग कंप्लीट करते हैं। देखिए जो आपका मंडा पर्व जो होता है वो आपके बसंत ऋतु एवं गर्मी अवधि के बीच में मनाया जाता है। दूसरा, यह पर्व किस भगवान से संबंधित है, तो याद रखिएगा महादेव शिव की पूजा एवं भक्ति का प्रतीक है ये। तीसरा, यह जो पर्व है आदिवासियों के साथ साथ सदानों में भी, ठीक है ना, जितने भी गैर आदिवासी है वहां पर भी काफी लोकप्रिय है आपके ये मंडा पर्व। यह जो पर्व है वैशाख महीने के अक्षय तृतीया से मनाया जाता है, ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। इस पर्व में देखिए, या जो आपका पर्व है यानी कि यह जो आपका मंडा पर्व है, इस पर्व में जो घर का एक सदस्य होता है, ठीक है ना, घर का कोई भी एक सदस्य क्या होगा, फास्टिंग करेगा, व्रत रखता है, जिसे कहा जाता है भगता। समझ में आ गया ना। तो यही आपको एक बात यहाँ पे पूछने की कोशिश की जा रही थी कि जो भगता का संबंध है किस पर्व से, तो मंडा पर्व से। तो क्या होता है कि जो आपने के जो मंडा पर्व के दौरान, ठीक है ना, जो मंडा पर्व के दौरान जो घर में कोई एक सदस्य व्रत किया है, उन्होंने फास्टिंग किया, तो उन्हें कहा जाएगा भक्ता। लेकिन अब जैसे कि हमने फास्टिंग किया, तो मतलब एक एग्जांपल दे रहे, तो हम क्या कहलाए, भक्ता। अब मेरे देखिए जो माँ हो गए या फिर बहन हो गए, ठीक है ना, माँ या फिर बहन, वो भी क्या करेगी, उपवास रखेगी, उसे क्या कहा जाएगा, सोखताइन कहा जाएगा। तो देखिए ये सब अच्छे सवाल है, खास करके जीपीएससी में स्टेटमेंट बेस्ड के क्वेश्चन ऐसे ही रहते हैं। क्लियर हो गया। तो मैंने ये कहा कि सबसे पहले देखिए जो व्यक्ति व्रत रखा है या फास्टिंग किया है, उसको क्या कहा हमने, भोक्ता कहा। और वो जो फास्टिंग किया है उसकी जो माँ या फिर बहन है वो भी अगर फास्टिंग करेगी तो उसको क्या कहा जाएगा, सोखताइन कहा जाएगा। अगला पॉइंट याद रखना है कि इस पर्व में भक्ता को नंगे पैर आग के अंगारों में चलना पड़ता है, ठीक है ना, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। किस पर्व की विशेषता है, तो ये आप याद रखिएगा मंडप पर्व की विशेषता है, जिसे फूल खुंदी कहते हैं। तो ये याद रखिएगा, फूल खुंदी किसे कहा गया है या फिर फूल खुंदी का संबंध किस पर्व से है, तो मंडा पर्व से संबंध है। इसमें क्या होता है, जो आपके पर्व जो मंडा पर्व में जिन्होंने फास्टिंग किया था, ठीक है ना, उनको क्या कहा गया था, भक्ता कहा गया था। वो नंगे पैर आग के अंगारों में चलते हैं, जिसे फूल खुंदी कहा जाता है। और दूसरे दिन जो होता है भक्ता लोग क्या करेंगे, ठीक है ना, भक्ता लोग चरक दांग में झूलते हैं, ठीक है ना। भक्ता जो होते हैं वो क्या कहते हैं, चरक दांग में झूलते हैं, जिसे धुनवासी कहा जाता है। ये भी याद रखिएगा, इसे क्या कहा जाता है, धुनवासी कहा जाता है। तो धुनवासी का संबंध में आ गया क्या है, चरक दांग में झूलना, कौन, तो भक्ता। दूसरा ये भी याद रखिएगा, ये जो मंडा पर्व के बारे में हम लोग बात करेंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में काफी मनाया जाता है, ठीक है ना। इस पर्व में खास करके जो नृत्य का जो भी चीज देखा गया है वो छऊ नृत्य ही एक तरह से माना जाता है। तो ये सारा चीज आपका मंडा पर्व से चीजें हैं, आपको याद रखना है मंडा पर्व से। जितने भी फैक्ट बनेंगे ये हमने यहाँ रख दिए। अगला सवाल आपका 18वां सवाल जो है आपका मेले और त्योहार। त्योहार हमने कर दिया मंडप त्योहार, अब हम लोग चलेंगे हिजला मेला के पास। क्वेश्चन ये बोला गया है कि जो आपका हिजला मेला जो होता है ये किस जनजाति के द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। तो हिजला फेयर इज ऑर्गेनाइज्ड बाय विच ट्राइब। तो सबसे पहला आपको ये याद रखना है कि मुंडा जनजाति या फिर संथाल जनजाति या फिर उड़ांव जनजाति या फिर खेरवार जनजाति, ठीक है। तो ये जो आपकी जनजाति है कौन सी, संथाल जनजाति। संथाल जनजाति में जो देखा गया आपको हिजला मेला का काफी ज्यादा प्रचलन, या फिर यही जनजाति के लोग जो होते हैं इस मेले का आयोजन भी करवाते हैं। तो चलिए फैक्ट को देखते हैं, हिजला मेला से जितना भी फैक्ट बन सकता है उसको हम लोग कवर करते हैं। देखिए दुमका से 4 किलोमीटर दूर, ये सब याद रखना है आपको फैक्चुअल चीजें, जैसे सीजीएल के लिए, दरोगा के लिए। तो दुमका से 4 किलोमीटर दूर जो है आपका एक पहाड़ है, हिजला पहाड़, ठीक है ना। इसके ढलान पर मयूरक्षी नदी जो बह रही होती है, या फिर जो उनके ही तट पर जो आपका ये मेला लगता है। तो जो हिजला पहाड़ है, इसी हिजले पहाड़ के क्षेत्र में जो आपका एक खनिज काफी ज्यादा मिलता है, ठीक है ना। इस खनिज का नाम है हिजलोपाइट्स, और इसी हिजलोपाइट्स खनिज के नाम के दौरान ही इस मेले का भी नाम रखा गया हिजला मेला। तो ये भी आप याद रखिएगा। तो दुमका से कितने किलोमीटर दूर, 4 किलोमीटर दूर हिजला पहाड़ के ढलान पर मयूरक्षी नदी के तट पर यह मेला लगता है। और यह मेला किस जनजाति के द्वारा लगाया जाता है, तो संथालों के द्वारा यह मेला का आयोजन किया जाता है। हिजलोपाइट्स जो आपके खनिज है, देखिए मैंने कहा ये नाम पर ही ये मेले का नामकरण भी किया गया था। यह खनिज संथाल परगना के पहाड़ी क्षेत्र में काफी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध भी है। जो आपके अंग्रेज हैं, अंग्रेज उपायुक्त यानी कि कास्टेयर्स ने, ठीक है ना, 1890 में इसे सरकारी मेले का रूप में भी, मतलब कि जो आपका ये मेला का जो स्टार्टिंग किया गया था, ठीक है ना, एक प्रकार से सरकारी मेला भी आप कह सकते हैं, जो अंग्रेज जो उपायुक्त थे कास्टेयर्स ने शुरुआत की थी,
ठीक है ना। देखिए अगर बात की जाए कि जो मेन जो इनका जो उद्देश्य था, ये जो अंग्रेज जो थे आपके कास्टियर्स ने 1890 में जो इस सरकारी मेले का जो प्रारंभ किया था, इनका मेन जो मोटिव था इस मेले के पीछे कि जितने भी जनजाति हैं जनजातियाँ हैं यानी कि संथालों की, खास करके मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि ये मेला किनके द्वारा आयोजित किया जाता है, संथालों के द्वारा ही। तो जो संथालों की जो आर्थिक स्थिति है, इकोनॉमिकली स्थिति क्या है, उनका कल्चर क्या है, उनकी कल्चर की जो अभी पोजीशन क्या है, ठीक है ना, उनको ये क्या करते हैं, रेगुलेट कर रहे होते हैं, यानी कि मूल्यांकन करते थे। इस मेले का मेन उद्देश्य यही होता था। लेकिन ये तब की मैंने बात कही है। अब अगर बात किया जाए प्रेजेंटली 1890 की, ये मैंने बात कही है, लेकिन प्रेजेंटली इस मेले का जो अब जो मोटिव है या फिर जो उद्देश्य है, जो ऑब्जेक्टिव है, सरकार द्वारा जो भी चलाए जा रहे हैं विभिन्न कार्यक्रम, यानी जो भी सरकार आपकी अभी हेमंत सरकार जो है, वो सरकार जो भी संथालों के लिए स्पेशली, ठीक है ना, या फिर जो संथाल जनजाति उनका लाभ उठा सकते हैं, वो सारे स्कीम का वो क्या किया जाता है वहां पे, एक तरह से समझिए कि प्रचार प्रसार किया जाता है, ठीक है, जानकारी उनकी दी जाती है, ठीक है ना। और इसके साथ साथ भी क्या किया जाता है, जो किसान की जो इनकम है वो कैसे दोगुनी हो, इसके बारे में यहाँ पर विचार की जाती है। इस मेले में बहुत सारा प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाता है, खेलकूद का भी, गीत गीत संगीत नृत्य वगैरह का भी आयोजन किया जाता है। तो ये सब इतना पॉइंट आप याद रखिएगा। अगला सवाल जो 19वां सवाल आपसे पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भाषा साहित्य से आपका पूछा गया सवाल है। संथाली, बहुत कुछ इसमें आपका मैंने कवर किया है इस क्वेश्चन में भी। संथाली भाषा की प्रथम पुस्तक कौन सी है? अब देखिए जो जो चीजें हमने कवर कर दिया, जैसे कि हिजला मेला आपका कवर, अब हिजला मेला में इससे बाहर आपको नहीं पढ़ना है। फिर हमने यहाँ आपको कहा कवर क्या कर दिया, मंडप पर्व, अब मंडप पर्व में इससे बाहर आपको नहीं पढ़ना। फिर इस क्वेश्चन में हमने तंतुवाद के सारे एग्जाम्पल हमने दे दी, अब इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना। अब इस क्वेश्चन में हमने आपको पूरा का पूरा आपको किसके बारे, जट जटिन लोक नाट्य के बारे चीजें बता दी, इसके अलावा अब आपको कुछ पॉइंट पढ़ने ही नहीं है। फिर हमने यहाँ आपको पूरा जदुर नृत्य के बारे पूरा चीजें इंफॉर्मेशन यहाँ पे हमने दे दी। इस सवाल में फिर हमने आपको पूरा मुंडा जनजाति जो भी जाते हैं शिकार करने के लिए, उसके तहत जो भी चीजें थी, जितने भी लोकगीत थे मुंडा जनजाति में, वो सारा कुछ हमने रख दिए हर जनजाति वाइज। फिर जो आपका पलामू किला है उसके बारे, और इसके पहले हमने पूरा का पूरा आपका हो जनजाति के बारे चर्चा कर लिया, ठीक है ना। तो मतलब जो चीजें खत्म तो खत्म, फिर उसके बाद आपको छूना नहीं है। तो टेस्ट सीरीज लगाने से यही फायदा भी है आपको। आगे चलते हैं अब हम लोग अगले सवाल पे, जो हमारा सवाल था 19वां सवाल। संथाली भाषा की जो प्रथम पुस्तक है ये कौन सी है? हड़ हाड़माक हड़ हड़म हाड़म वाक, ठीक है ना, हड़म हाड़म वाक आतो, ऑप्शन बी महिला चेतनदाई, तीसरा ए ग्रामर ऑफ द संथाली लैंग्वेज, और एन इंट्रोडक्शन टू द संथाल लैंग्वेज, ठीक है ना। तो ये इसका सही उत्तर है। अब देखिए संथाली भाषा से संबंधित जितने फैक्ट हैं वो हमने यहाँ रख दिए हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, एन इंट्रोडक्शन टू द संथाल लैंग्वेज। तो मैंने वेस्ट नहीं किया भाई, अगर आप आधा घंटा टाइम दे रहे हैं ना, तो उस आधा घंटा में पूरा या तो आपका कंप्लीट है तो रिवीजन, और जिनका कंप्लीट नहीं है आप पूरा मलाई एक साथ ले रहे हैं। तो चलिए संथाली भाषा के जितने भी साहित्य से सवाल बन सकते हैं। संथाली भाषा के लिए देवनागरी, उड़िया और जो ओलचिकी लिपि है इनका प्रयोग किया जाता है। मतलब कि जो संथाल जो भाषा है आपका, जो संथाली भाषा से लिखित जितने भी पुस्तक हो जाएंगे, जितने भी उपन्यास नॉवेल हो जाएंगे, वो सारे जो लिखे जाते हैं वो किस लिपि में, एक तो देवनागरी लिपि या ओडिया या फिर ओलचिकी लिपि का इसमें प्रयोग किया जाता है। संथाली साहित्य के जो अधिकतर कहानियां जो होते हैं जनजातीय परिवेश से ही प्रभावित होती है। मतलब कि उनकी कहानियां जो भी लिखने को, या फिर आप जब पढ़ रहे होंगे ना, तो मोस्टली उनमें जितनी भी बातें हो रही होगी जनजातियों से ही रिलेटेड चीजें होगी, जिनमें खास करके ध्यान दिया गया है जंगली जितने भी पशुओं हैं उन पे काफी ज्यादा, या बोल सकते हैं कि मेन रोल या लीडिंग रोल जो बोला जाता है ना, उनको ही रखा जाता है स्टोरी में। संथाली भाषा पर जो प्रथम पुस्तक का प्रकाशन 1852 में किया गया था, और वो प्रथम पुस्तक कौन सी थी, तो एन इंट्रोडक्शन टू द संथाल लैंग्वेज, जिसके लेखक राइटर है जेरेमिया फिलिप्स, ठीक है ना, जेरेमिया फिलिप्स थे। अगला, संथाल भाषा की जो प्रथम व्याकरण अगर पूछ लिया जाए जो हो, वो प्रथम व्याकरण कौन सी थी किताब, तो ए ग्रामर ऑफ द संथाली लैंग्वेज, ठीक है ना, ए ग्रामर ऑफ द संथाली लैंग्वेज। प्रथम पुस्तक कौन सी थी, देखिए यहाँ प्रथम पुस्तक है, यहाँ पे व्याकरण यानी कि ग्रामर की बात की जा रही है, तो पुस्तक एन इंट्रोडक्शन टू द संथाल लैंग्वेज कौन है, लेखक जेरेमिया। लेकिन संथाली भाषा के प्रथम व्याकरण अगर पूछ लिया जाए, ए ग्रामर ऑफ द संथाली लैंग्वेज, जिसका प्रकाशन 1873 में किया गया था, किसके, तो लेखक जो थे एल ओ स्क्रेप्स रूड है, ठीक है। संथाली भाषा का जो शब्दकोश है यानी कि जो डिक्शनरी की बात की जा रही है, ये संथाली, ठीक है ना, संथाली इंग्लिश, ठीक है ना, संथाली इंग्लिश में है इसकी डिक्शनरी, एवं इंग्लिश संथाली डिक्शनरी है। मतलब दो डिक्शनरी देखा गया है, मतलब है भी देखा क्या गया, संथाली भाषा का जो डिक्शनरी है, एक तो संथाली इंग्लिश में है
और एक इंग्लिश संथाली शब्दकोश है यानी कि डिक्शनरी है। इसका प्रकाशन 1899 में, व्याकरण का प्रकाशन 1873 में, और पुस्तक का प्रकाशन आपको मैंने कब बताया, 1852 में। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आपको याद होने चाहिए दोस्त। अगले पॉइंट पे अब हम लोग आते हैं कि इसका जो संथाली भाषा का जो प्रथम उपन्यास यानी जो नोवेल रहे हैं उनका क्या नाम है, हड़म वाक आतो, जिसका प्रकाशन 1946 में, ठीक है ना, 1946 में किया गया था, जिसके उपन्यासकार कौन रहे हैं, तो R.A. कारेंटेयर्स ने। ठीक है ना। इसके अलावा एक चीज छूट गया कि जो आपके शब्दकोश है इनका जो प्रकाशन किया गया था 1899 में, लेखक कौन थे, कैंपबेल थे। और इनका जो दूसरा उपन्यास रहा है वो महिला चेतन दाई है। इसके लेखक कौन है, तो ननकू सोरेन है। ठीक है ना। तो देखिए ये आपका क्या हो गया, उपन्यास हो गया, दूसरा हो गया, ये पहला आपका उपन्यास हो गया, ग्रामर ऑफ द संथाली लैंग्वेज ग्रामर बुक हो गया ये, और ये पहला पुस्तक हो गया। तो सारा ऑप्शन भी हमने उसी प्रकार अरेंज भी किया। अगला और अंतिम सवाल और एक चौथा नंबर आपका जनजाति कंप्लीट करके ये जा रहा होगा। ठीक है ना भाई। तो चलिए इस जनजाति को हम लोग कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन ये बोला गया है कि निम्न में से किस जनजाति को चुहाड़ या चुहाड़ के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, चुहाड़ या फिर चुहाड़ के नाम से जानते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब इज नॉन बाय द नेम ऑफ चुहाड़ या फिर चुहाड़, हो जनजाति, मुंडा जनजाति, खेरवार जनजाति या फिर भूमिज जनजाति। तो इसका सही उत्तर होगा भूमिज जनजाति। मतलब हो जनजाति आज खत्म और भूमिज भी आज हम लोग खत्म, और कल हमने 2 जनजाति खत्म की है। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले जो भूमिज जनजाति से आपसे पूछा जाएगा कि ये किस प्रजाति समूह से संबंधित है, तो आपका प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति समूह से संबंधित है। जो आपकी भूमिज जनजाति है इसकी जो भाषा है, क्या है, भाषा मुंडारी है, और इनकी भाषा को किस समूह में रखा गया, तो कोलारियन भाषा समूह के अंतर्गत रखा गया। ये भी याद रखना आपको। मैक्सिमम जो पॉपुलेशन इसकी जनसंख्या देखी गई हजारीबाग में, रांची में, धनबाद में। इस जनजाति को धनबाद में मेनली कहा जाता है सरदार। ठीक है ना, सरदार के रूप में इनको जाना जाता है। और मुगल काल में इस जनजाति को चुहाड़, ठीक है, या चुहाड़ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यही सवाल था आपका, मुगल काल में जो इस जनजाति को जाना गया है चुहाड़ या फिर चुहाड़ के नाम से। जो भूमि जनजाति या फिर भूमि जनजाति में जो भूमि शब्द है उसका अर्थ होता है जिसका जन्म भूमि से हुआ। ठीक है ना, जिसका जन्म भूमि से हुआ। इस जनजाति में सा गोत्री यानी कि सेम गोत्र में विवाह वर्जित है। इस जनजाति में चार गोत्र है। ठीक है ना, और चारों गोत्र के नाम याद रखना, पट्टी, गुलगू, हेम्ब्रोम और ज्योला। आपने सुना भी होगा कई लोगों के टाइटल में हेम्ब्रोम भी। ठीक है ना, हेम्ब्रोम भी। तो वो किस जनजाति से है, तो भूमि जनजाति से है। सर्वाधिक जो प्रचलित विवाह देखा गया है ये अरेंज मैरिज यानी कि आयोजित विवाह है। और विधवा विवाह एवं तलाक दोनों की प्रथा इस जनजाति में प्रचलित है। ये भी याद रखना। ठीक है ना, विधवा विवाह एवं तलाक दोनों की प्रथा इस जनजाति में क्या है, प्रचलित है। देखिए तलाक में क्या होता है, जो पति होते हैं क्या करेंगे, एक पत्ता होता है, ठीक है ना, पत्ते को क्या करेंगे, फाड़ करके, ठीक है ना, टुकड़े कर देंगे उसका। इसका मतलब क्या हो गया, तलाक उन्होंने दे दिया। ये मतलब इस प्रकार का प्रचलन भूमि जनजाति। देखिए ये आज की बात नहीं है, बहुत पहले की जो प्रचलन चलती आ रही प्रथा संस्कृति जो रही है उसके बारे। अभी तो बहुत लोग शिक्षित होते जा रहे हैं, बहुत चीजें चेंजेस बदलाव आ रहे हैं, लोग शहर की और शिफ्ट हो रहे हैं, तो जो बहुत तरह के कल्चर भी चेंजेस देखने को मिल रही है। लेकिन हमें अपनी कल्चर बचाए रखना है, उन सारे कल्चर को फॉलो आउट भी करनी है और उसके बारे में हमें प्रचार प्रसार भी करनी है। नेक्स्ट सवाल जो है आपका, धार्मिक जो प्रधान होता है भूमि जनजाति के उनको क्या कहा जाता है, लाया कहा जाता है। और जो प्रमुख देवता होते हैं गोराई ठाकुर या फिर ग्राम ठाकुर उनको कहा जाता है। इस जनजाति में दाह संस्कार को क्या कहा जाता है, जो दाह संस्कार को कमावत कहा जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इस जनजाति का समाज कैसा है, तो पितृसत्तात्मक होता है। इस जनजाति में जो जातीय पंचायत के जो मुखिया होते हैं उनको क्या कहा जाता है, मुखिया को प्रधान कहा जाता है। और यह पद वंशानुगत है, मतलब इन जैसे दादाजी, तो दादाजी के बाद उनके पुत्र, पुत्र के बाद उनके पुत्र, इस तरह से वंशानुगत जो होते हैं उस जातीय पंचायत के मुखिया का प्रधान जो होता है वो बनता है। जो प्रमुख पर्व है इस जनजाति के, ये 2 पर्व याद रखना है, एक तो धूला पूजा और एक है गोराई पूजा। ठीक है ना, ये जो धूला पूजा मनाया जाता है वैशाख माह में गांव के कल्याण के लिए। और खास करके ये पॉइंट याद रखना है कि इस मेले में जो आपके मुर्गी और जो बकरी है, ठीक है ना, बकरी की क्या की जाती है, बलि दी जाती है। गुराई पूजा यानी कि कार्तिक माह में मवेशियों के कल्याणार्थ गोहाल में गुराई पूजा की जाती है। तो जो कार्तिक माह में मवेशियों के कल्याणार्थ गोहाल में गोराई पूजा की जाती है। ये पूजा का समझ में आ गया, कार्तिक माह में, और किस लिए, तो मवेशियों के कल्याणार्थ गोहाल में, इसके लिए पूजा की जाती है। और भुआल में घुला पूजा में किसकी बलि दी जाती है, तो मुर्गी एवं बकरी की बलि दी जाती है वैशाख माह में। तो पूरा कंप्लीट 10 के 10 सवाल दोस्त। और जो लोग भी इंटरेस्टेड है आप हमारे टेस्ट सीरीज से इस तरह के एक्सप्लेनेशन के साथ चीज़ों को कंप्लीट करना चाहते हैं, अपने कोर्स को रिवाइज करना चाहते हैं, तो जरूर से जुड़ सकते हैं। कई सारे कोर्सेज अवेलेबल है हमारे एप्लीकेशन में भी। झारखंड जीके का ये पहला पार्ट था, आप इसे जरूर देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।